नमस्कार। रूस की क्रांति का थर्ड पार्ट आज हम पढ़ेंगे और उसमें हम सबसे पहले उसका जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था लेनिन को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि लेनिन ने ही नवंबर की जो 1917 की क्रांति थी उसको महत्वता प्रदान की थी। व्लादिमीर इलियच उलानेव, जो लेनिन के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ, बोल्शेविक दल का प्रमुख संस्थापक था। उसका जन्म 1870 में हुआ था। प्रारंभ से ही वो क्रांतिकारी विचारक था। उसका जन्म एक साधारण राजकर्मचारी के घर में हुआ था। उसके बड़े भाई को ज़ार अलेक्जेंडर द्वितीय यानी कि निकोलस के पिता की हत्या का प्रयत्न करने के आरोप में मृत्युदंड दिया गया था। इस प्रकार बचपन से ही उस पर क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव था। उसने कजान विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण करी और मार्क्सवादी विचारों का वह कट्टर समर्थक बन गया। उसके इन्हीं गतिविधियों के कारण उसे विश्वविद्यालय से निष्कासित कर दिया गया। फिर उसने सेंट पीटर्सबर्ग में वकालत आरंभ की और साथ ही मार्क्सवादी विचारों का गहन अध्ययन और प्रचार करना प्रारंभ किया। इसी काल में वह प्लेखानोव के विचारों से भी प्रभावित हुआ। 1895 में उसे क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण गिरफ्तार कर दिया गया और उसे साइबेरिया में निर्वासित कर दिया गया। ये चीज़ समझनी होगी कि रूस में जिन लोगों को भी निर्वासित करना होता था उन्हें साइबेरिया भेज दिया जाता था। इतना ठंडा प्रदेश है कि वहाँ से आधे से ज़्यादा लोग तो वापस जिंदा आ ही नहीं पाते थे। साइबेरिया से मुक्त होने के बाद उसने जिनेवा से इस्करा और जार्या नामक समाचार पत्रों के संपादन में सक्रिय योगदान दिया। इन समाचार पत्रों के माध्यम से रूस के मार्क्सवादी विचारों का प्रचार होने लगा। तो ये था लेनिन के प्रारंभ के समय का कुछ आपको एक ब्रीफ आउटलाइन दी है। अप्रैल 1917 में अखिल रूसी बोल्शेविक सम्मेलन में लेनिन ने अपने विचार प्रस्तुत किए। सम्मेलन में अस्थायी सरकार की बूर्जुआ वर्ग और भूस्वामियों की प्रतिक्रांति के साथ सहयोग करने की नीति की लेनिन ने आलोचना की तथा शहरों व गांवों के सर्वहारा मजदूरों और सैनिकों के सोवियत के हाथ में सत्ता हस्तांतरित करने की तैयारी का आह्वान किया। इस सम्मेलन में सोवियत को संपूर्ण शक्ति केंद्र बनाने का निर्णय करके बोल्शेविक क्रांति की योजना को एक निश्चित वैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। तो हम देखते हैं कि मार्च में जब ज़ार चला जाता है उसके बाद लेनिन आता है और अप्रैल में ये भाषण देता है। अब 6 नवंबर को बोल्शेविक क्रांति होती है और ये क्या होती है? 6 नवंबर की रात्रि को बोल्शेविक स्वयं सैनिकों ने, जिन्हें रेड आर्मी या रेड गार्ड्स कहा जाता है, और नियमित सैनिक टुकड़ियों ने पेट्रोगार्ड के समस्त सरकारी भवनों, टेलीफोन केंद्र, रेलवे स्टेशन आदि प्रमुख स्थानों पर अधिकार कर लिए। 7 नवंबर को प्रातः कैनास्को देश छोड़कर भाग गया। अस्थायी सरकार के सभी मंत्रियों को बंदी बना दिया गया और बिना एक बूंद गिराए रूस की राजधानी बोल्शेविक दल के अधीन हो गई। मार्च 1917 की क्रांति ने ज़ारशाही के निरंकुश शासन का अंत किया था और मध्यम वर्ग के शासन की स्थापना की थी। और नवंबर में एक बोल्शेविक आंदोलन होता है और इस बोल्शेविक आंदोलन के कारण फिर 6 नवंबर के इस आंदोलन के बाद रूस में एक बोल्शेविक क्रांति होती है और यही बोल्शेविक क्रांति रूस को युद्ध से यानी कि प्रथम विश्व युद्ध से अलग करती है और 1918 में ब्रेस्ट लिटोवस की संधि
होती है। इस संधि के अनुसार रूस ने एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, फिनलैंड और आयरलैंड के अपने सभी अधिकार त्याग दिए और केंद्रीय शक्तियों को वहां जनता के इच्छा अनुसार नवीन व्यवस्था स्थापित करने का अधिकार कर लिया। याद रखिए 1918 के ब्रेस्ट-लिटोव्स्क संधि रूस और जर्मनी के बीच में होती है। रूस अपना कुछ भाग तुर्की को भी दे देती है, अपना पोलैंड और लिथुआनिया से अधिकार वापस ले लेती है, यूक्रेन से सेना हटा लेती है और खाली किए गए क्षेत्रों में बोल्शेविक विचारधारा का प्रचार न करने के भी वचन देती है और जर्मनी को 3 करोड़ पाउंड युद्ध का हर्जाना देने का वचन करती है। इस संधि से राज्य में बड़े पैमाने पर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होता है। सर्वहारा क्रांति विश्व में प्रचार करने लग जाती है। अब हम लास्ट टॉपिक इसको करेंगे और वो है रूस की क्रांति के प्रमुख परिणाम। रूस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये होता है कि साम्यवादी शासन की स्थापना होती है। जार निरंकुशता की शासन समाप्त होने के बाद जार के जगह एक साम्यवादी शासन की स्थापना होती है। दूसरा पॉइंट, रूस का युद्ध से अलग होना। अभी हमने पढ़ा ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि से 1917 में ही जब ये ब्रेस्ट इसकी हो जाती है, बोल्शेविक आंदोलन हो जाता है, तो 1918 के प्रारंभ में ही जर्मनी के साथ संधि होती है और रूस प्रथम विश्व युद्ध के बीच में से ही निकल जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण कारण होता है मित्र राष्ट्रों से उसकी दूरी का, क्योंकि मित्र राष्ट्र उसकी इस पृथक होने की नीति के कारण उससे नाराज हो जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है समानता की भावना का उदय। अब हम देखते हैं कि यह जो क्रांति होती है एक नया समाज बनाती है जो समानता की भावना पर आधारित होता है। पूंजीपति, भूमिपति, धर्माचार्य आदि तत्वों का उन्मूलन कर दिया जाता है और शासन सत्ता पर श्रमिकों और कृषक वर्ग का प्रभुत्व स्थापित होता है। ज़ारकालीन जो असमानता थी वो पूरी तरह से समाप्त कर दी जाती है। साथ ही नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं, शिक्षा का विकास होता है। और क्योंकि क्या होता है, क्रांति के बाद सरकार निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था लागू करती है और इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम निकलता है और वह यह निकलता है कि 1930 तक रूस की 90% जनता शिक्षित हो जाती है। इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है स्त्रियों की स्थिति में सुधार। क्रांति के फलस्वरूप स्त्रियों की स्थिति में क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। घर की चारदीवारी तक वो सीमित नहीं रहती हैं, कारखानों, सरकारी कार्यालयों और सेनाओं में भी वो काम करने लग जाती हैं, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनती हैं और राजनीतिक रूप से सक्रिय भागीदार बनती हैं। रूसी स्त्रियों की स्थिति में जो सुधार आता है उसका प्रभाव एशिया और अफ्रीका की स्त्रियों पर भी पड़ता है और वे भी राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी लेना प्रारंभ कर लेती हैं। आर्थिक रूप से भी हम देखते हैं कि रूस में बहुत ज़्यादा विकास होता है इस बोल्शेविक आंदोलन के बाद। औद्योगिक विकास को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि 1917 से पहले यूरोपीय राज्यों की तुलना में रूस काफ़ी पिछड़ा हुआ देश था, मगर क्रांति के बाद हम आश्चर्यजनक उन्नति देखते हैं। बड़े बड़े बिजली घर, कल कारखानों की स्थापना होती है, उत्पादनों की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है और रूस घरेलू जो अपनी आवश्यकता होती हैं उसको पूरी करने के बाद अब निर्यात करने की स्थिति में आ जाता है। वो एक आत्मनिर्भर देश बन जाता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिणाम है बोल्शेविक आंदोलन का। एक पिछड़े हुए देश से एक औद्योगिक आत्मनिर्भर देश रूस बन जाता है। और चूंकि ये श्रमिकों
के बल पर ही आंदोलन शुरू हुआ था, तो नेचुरली श्रमिकों के जीवन स्तर में क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। कम मजदूरी मिलती थी पहले, गंदी बस्तियों में जीवन बिताना पड़ता था, मगर धीरे धीरे उनको आवश्यक साधन उपलब्ध होने लगे, जिससे उनका जीवन स्तर बढ़ने लगा और राजनीतिक अधिकार जब उन्हें मिले तो उनकी प्रतिष्ठा समाज में भी बढ़ने लगी। इस प्रकार से इस आंदोलन ने रूस में एक बहुत बड़ा प्रभाव डाला और इसका प्रभाव पूरे विश्व पर भी पड़ा। धन्यवाद।